तब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्केप वेलोसिटी। क्या देखेंगे? एस्केप वेलोसिटी। ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो इस एस्केप वेलोसिटी को पढ़ना जरूरी है। एक ऐसा वेलोसिटी, समझिएगा, एक ऐसा वेलोसिटी जितने में जो है ना कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लैनेट से क्या कर जाए, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, दूर चला जाए, मतलब मूव कर जाए। ठीक है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी of an object, minimum velocity of an object required required to escape their planets ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस भी प्लानिट पे है, अर्थ पे हम लोग हैं तो अर्थ की बात करते हैं, लेकिन किसी भी प्लानिट पे है तो इतना वेलोसिटी दे दे कि वो बॉडी जो है ना वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, ऊपर चला जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, ऊपर चला जाए। अब देखिए, जैसे ही ऊपर गया, जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड से जब ऊपर चला गया ना, तो फिर वो रिटर्न नहीं आएगा। क्या आएगा? वो रिटर्न नहीं आएगा। मतलब कह सकते हैं अगर हम लोग अर्थ पे हैं तो अर्थ की हम लोग बात करें, इफ अ body is thrown from earth surface, कहाँ से? अर्थ सरफेस विथ एस्केप वेलोसिटी, या स्पीड कर सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी या स्पीड भी कर सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी, इट गोज आउट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इट गोज आउट ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जब ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो गया, बाहर चला गया, तो ये नेवर कम बैक कह सकते हैं या रिटर्न कह सकते हैं। नेवर कम बैक टू द अर्थ सरफेस। समझ में आ रहा है? तो एक डेफिनेशन हो गया इसके वेलोसिटी के बारे में, हम लोग इतना समझ गए। तो अब इसका कुछ वेलोसिटी का जो है ना फार्मूला, ऐसे तो आपको 11-12 में जाइएगा तब पढ़ना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये डेफिनेशन ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, आपका डेफिनेशन यहाँ पे काफ़ी हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए अगर स्केप वेलोसिटी देखें हम लोग, स्केप वेलोसिटी जो है आपका, जो स्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड्स करता है, अगर अर्थ की बात करें, अर्थ का बात देखिए, यहाँ सीधे हम लोग पहले वेलोसिटी लिख लेते हैं जो आपके काम का है। ठीक है, कहने का मतलब कि स्केप वेलोसिटी अगर अर्थ की हम बात करें तो ये कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? मतलब अभी जो आपका कोई भी स्पेसशिप वगैरह ये सब जो भेजा जाता है, वो मिनिमम इतना वेलोसिटी तो उसको चाहिए ही चाहिए। अगर इतना वेलोसिटी नहीं दे पाएंगे तो वो अर्थ सरफेस के बाहर नहीं जा पाएगा, रिटर्न फिर यहीं गिर जाएगा, धप्पा। समझ में आ रहा है? ठीक है तो अर्थ का जो है ना वो इसके वेलोसिटी का है आपका ये है। ठीक है, अर्थ पे हम लोग अभी चांद पे, मून पे बहुत कुछ भेजने का, चंद्रयान 2-1 गया था बहुत पहले, फिर 2 गया 19 में, फिर अभी 3 हम लोग सेंड कर चुके हैं। तभी क्या है, उसको एटलीस्ट कितना वेलोसिटी हम लोग को देता है, इतना देते हैं। जो लगता है ना कि वो उतना सारा धुआं छोड़ता है, वो एक तरह से प्रोपलेशन का काम करता है, या उसको प्रोपेगेट करने में हेल्प करता है, और उतना स्पीड उसको प्रोवाइड करता है। कितना? मिनिमम इतना, या इससे ज़्यादा। मिनिमम इतना तो प्रोवाइड करना ही करना है, क्योंकि अगर ये नहीं प्रोवाइड करेगा तो वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को पार ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये रहा।
तब इसका है ना फार्मूला हम लोग देखेंगे। अगर मून की बात करें, अगर हम लोग मून की बात करें कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो मून का कितना होगा आपका मून का, तो इस पर का जो एस्केप बहुत ही कम होता है, ये 2.31 किलोमीटर आपका पर सेकेंड, ठीक है, बहुत कम हो गया, लगभग ऑलमोस्ट अर्थ के तुलना में बहुत कम है। और यही कारण है कि इसका एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, तो सारा चीज़ जो है ना स्किप कर गया इससे, और इसीलिए मून का जो है ना अपना इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं उसका जो वेलोसिटी है, ट्रैवल करने का जो वेलोसिटी कह सकते हैं उसके पार्टिकल का, इसी को आप लोग हायर क्लास में जाइएगा, 11-12 में जाइएगा तो पढ़िएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, VRMS, ठीक है। VRMS जो है पार्टिकल्स का वो इससे ज़्यादा होता है। अब इससे ज़्यादा है तो सारा पार्टिकल बाहर चला गया मून से, इसलिए मून का कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। समझिएगा इसका फार्मूला, जैसे तो यहाँ काम नहीं है लेकिन आप समझ लीजिएगा तो बाद में आपका काम आएगा। फार्मूला है आपका कि अजम्पशन लिया जाता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना जो स्केप कर रहा है, कहाँ कर रहा है, एस्केप करने वाला है या एस्केप कर चुका है, एस्केप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो उसका ना तो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, ना तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है और ना ही उसका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। समझ में आया? ना तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है और ना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। नाइदर काइनेटिक एनर्जी और नॉट पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ½ mv², और अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें तो जो टोटल एनर्जी है ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी अब प्लस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी बॉडी का तो ½ m और उसका v², अर्थ पे जो वेलोसिटी, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgh के बराबर होगा। अब m बॉडी का मास, g का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी लिखे हैं, तो ये 2mv², ऊपर की ओर जा रहे हैं तो अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या लेंगे, m नेगेटिव, अब नेगेटिव g लेंगे, अब नेगेटिव मतलब नेगेटिव gm अपॉन क्या लेंगे, r² और इंटू h, और ये जो h है वो क्या मानाता है, हाइट r के बराबर। अगर r के बराबर है तो यहाँ से एक आप जो है ना, अगर ये इक्वल है तो एक जो r है ना यहाँ से आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो यही जो हो जाएगा ½ mv² प्लस माइनस में ये आएगा gmm अपॉन क्या आ जाएगा, r, ठीक है, gmm अपॉन क्या आ जाएगा, r। समझ में आया? तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तो हो गया जीरो, ये हो गया जीरो टोटल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ना तो काइनेटिक एनर्जी है और ना ही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका जीरो। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव में। तब यहाँ पे इसको इधर कर दीजिए तो आपका आ जाएगा ½ mv² इज इक्वल टू आ जाएगा gmm बटा क्या आ जाएगा, r, ठीक है। और यहाँ से अगर v की बात करें तो ये 2 इधर चला जाएगा और m से m तो कट गया फिर से, तो ये gm बटा r, gm बटा क्या हो जाएगा, r। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, और 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये रूट अंडर हो जाएगा। यही है आपका एस्केप वेलोसिटी, यही क्या है आपका एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला। समझ में आया? एस्केप वेलोसिटी का आपका ये फॉर्मूला है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बता रहे हैं ना पहले। अब है कि आपका जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड किस पे करता है, तो वो हम लोग कर लेते हैं, आपके थ्योरी में पूछा जा सकता है। एस्केप वेलोसिटी जो है डिपेंड्स ऑन, अब चूंकि हम लोग लिखे हैं क्या क्या लिखे हैं, फॉर्मूला जो लिखे हैं v = √2gm अपन क्या लिखे हैं, r, ठीक है, क्या लिखे हैं, r। मतलब आपका जो हम लोग कह सकते हैं कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मास और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड्स ऑन, पहला में है मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट का ही है, ये कैपिटल वाला क्या है, अर्थ का ही था ना, और r रेडियस क्या है, इसका ही है। चलिए, तब क्या है आपका पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पोजीशन पार्टिकल इज
जहाँ से वो प्रोजेक्टेड है, ठीक है। अब ये पोजीशन, ये पार्टिकल प्रोजेक्टेड, तो ये जो फार्मूला हो गया वो v इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मान लेते हैं एस्केप वेलोसिटी है, तो ये तो ये जो वेलोसिटी निकला वो क्या निकला, अर्थ सरफेस का। अब मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पे कितने है, h हाइट पे है, क्या है, h हाइट पे। तो आपका जो ये जो फार्मूला हो जाएगा वो 2gm/r प्लस क्या हो जाएगा, r प्लस h। ये दूसरे लाइन के लिए आपका ये फार्मूला हो जाएगा कि अगर हाइट पे दिया रहे तो उस हाइट को क्या कर दे, ये वैल्यू आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप g रख दीजिए, m का मास रख दीजिए, मून का मास रख दीजिए, और मून का रेडियस रख दीजिए, उसका हाइट अगर कुछ रखना रख दीजिए, तो वहाँ से जो हम लोग 2.31 लाए हैं वो किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब है कि इसके वेलोसिटी जो है ना किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट देखिए ये बेसिक है। यहाँ से अगर थोड़ा जाने रहेंगे, हायर डिग्री में जाएंगे, हायर मतलब कहने मतलब आप 11-12 में आप अपने सीनियर सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। हाँ, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। तो यहाँ से अगर इतना पढ़े रहेंगे तो आपको वहाँ पे आसानी हो जाएगा। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये बताइए इस फार्मूले में जो था वो कहीं भी बॉडी, कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है, तो नॉट, और लिखा तो है, नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, ये हो गया। तब एक लास्ट चीज आपका बचा हुआ है केपलर्स थ्योरी, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्लानिटरी जो मूवमेंट है, या इसको रोटेशन या रिवॉल्यूशन जो भी कहिए, उसमें जो है ना केपलर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने रिलेशन बतलाया कि कौन बॉडी जो है ना कैसे वो मूव करता है। तो इन्होंने ही जो है ना वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और 3-4 लॉ, मतलब थर्ड लॉ, 3 लॉ दिए हैं। इसमें कि अगर हम लोग बात करें केपलर्स फर्स्ट लॉ की, ठीक है, अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो ये क्या बताता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना जो सन के अराउंड जो मूव कर रहे हैं, उनका ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। कैसा है, इलिप्टिकल। ये होता है आपका इलिप्स। तो पहले थोड़ा सा इलिप्स के बारे में जान लीजिए। ये इलिप्स जैसे ये है क्या, एक्चुअली में ये सर्कल ही है। अगर आपके पास ये कड़ा जो होता है ना जो हाथ में पहनते हैं, उसको आप अगर इस तरह से घुमाएंगे, सामने से देखेंगे तो वो क्या नजर आएगा, सर्कल नजर आएगा, ठीक है, सर्कल नजर आएगा। अभी बताइए सर्कल नजर आया तो ये आपका क्या है, डायमीटर है। हाँ, ये भी क्या है, आपका डायमीटर है। और इसको आप क्या कीजिए, धीरे धीरे जो है ना, मतलब ऐसे पलटते जाइए। मतलब ये अगर सर्कल यहाँ पे अगर मान लेते हैं सर्कल बनाए, इसको धीरे धीरे से खड़ा करते जाइए, आपको वो ऐसा ही दिखेगा। और अब जो क्या है, ये जो है, ये वाला जो डायमीटर है वो तो पूरा दिखेगा, और ये वाला जो डायमीटर है, चूंकि हम इसको ऐसे खड़ा कर दिए तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि ये अगर ये ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो ये पूरा चौड़ा दिख रहा होगा। लेकिन अगर इसको धीरे धीरे उठाते चले जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या दिखेगा, एक लाइन दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से सर्कल को आप उठाते चले जाइए, तो हल्का जो उठाने के बाद जो आपको स्ट्रक्चर जो बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इलिप्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये डायमीटर ही है ना, तो ये वाला डायमीटर ये। अब देखिए डायमीटर का हाइट जो है ना छोटा बड़ा हो गया, तो अब यहाँ पे अब डायमीटर नहीं कहते हैं, अब यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको, ये चूंकि बड़ा है तो इसको हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कहते हैं। और ये छोटा है तो इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। ये सर्कल से कुछ ज़्यादा नहीं है, सर्कल का डायमीटर ही है, लेकिन चूंकि तो एक ही चीज़ को 2 डायमेंशन में तो लिख नहीं सकते हैं, तो चूंकि वो है तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो यही ये बोले, इनका जो फर्स्ट लॉ है यही बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट्स जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, किसके, मूव अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और जो सन है वो आपका क्या है, लगभग मान के चलिए कि सेंटर पे फोकस पैसे करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है।
कहीं कहीं ऐसा दिखाता है, कहीं कहीं यहाँ पे दिखा देगा आपको सब, तो ठीक है, फोकस पे है। बस इसके अराउंड क्या कर रहा है, जो मूव कर रहा है वो क्या है आपका इलिप्टिकल पाथ है, ना कि सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ नहीं है, बचपन से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको, वो नहीं है। तब इन्होंने एक सेकेंड लॉ दिया, क्या दिया, सेकेंड लॉ। इनका जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ है जो है, इसको हम लोग एरिया लॉज भी कहते हैं, एरियाज लॉ भी कहते हैं। क्या है ये लॉ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है ये लॉ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ध्यान समझने का बात ये है कि मान लेते हैं ये इलिप्टिकल पाथ है और आपका सन जो है ना यहाँ पे है, मान लेते हैं, थोड़ा सा इधर बनाएंगे तो एक वो फील आएगा आपको, ठीक है। ये इलिप्टिकल पोजीशन है आपका, ठीक है। अब है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है, कोई पार्टिकल वो है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, कुछ समय के बाद वो यहाँ पे आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ। इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, तो इसके अंदर जो एरिया आया ना, ये जो एरिया आया, यही पार्टिकल देखिए यहाँ से ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये छोटा वाला एरिया, अगर यही पार्टिकल, सेम पार्टिकल अगर इधर रहे और इतना ही टाइम में, कितना ही टाइम में, मान लेते हैं इधर रहे, और इतना ही टी टाइम में ही ये कितना मूव करेगा, मान लेते हैं इतना मूव करे, क्योंकि बड़ा हो गया ना ये करके, तो इनका जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये जितना एरिया ट्रेवल किया यहाँ पे टी टाइम में और जितना इधर ट्रेवल किया, वो दोनों क्या है आपका, सेम है, वो दोनों क्या है आपका, सेम है। यही बोल रहे हैं ये, मतलब अ लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट, या उतना नहीं समझिए, आप लिखिए सीधा इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इनवर्स, ठीक है, टाइम इनवर्स, मतलब कह सकते हैं इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम टाइम इंटरवल, ठीक है, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके कारण जो एरियल स्पीड है प्लैनेट का वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब समझिएगा, ऊपर वाले को हम लोग मिटाते हैं, मतलब यहाँ से जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सन जो है, सन कोई प्लैनेट यहाँ पे आ रहा है और वो सन से इस लाइन को ज्वाइन कर दे और टी टाइम के बाद वो यहाँ पहुँच गया, तो जो एरिया कवर किया यही प्लैनेट सेम जो है ना यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ टी टाइम में जो है ना वो भी इतना ही जो एरिया ट्रेवल किया, इन दोनों एरिया क्या है आपका बराबर है, कांस्टेंट है। तो कह सकते हैं इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि जो एरियल स्पीड है आपका, यह क्या है आपका एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज, एरियल स्पीड जो है आपके प्लैनेट का, सॉरी, जो एरियल स्पीड है आपके अच्छा ये प्लैनेट का आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहले लगता है कि ए लिख दिए थे यहाँ पे, ठीक है। प्लैनेट जो है, प्लैनेट में जो एरियल स्पीड है आपका वो क्या रहता है, इज कांस्टेंट, क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। मतलब चेंज इन एरिया बटा चेंज इन क्या है, टाइम, ये हमेशा क्या होगा आपका, कांस्टेंट। ये कहता है इनका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है इनका यही है एरिया का लॉ। समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल वर्ड में। तब आपका थर्ड हम लोग जो इनका है ना लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि थर्ड लॉ को हम लोग पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। पीरियोडिक लॉ मतलब कुछ टाइम से रिलेटेड हो जा रहा है, क्या टाइम से, तो यही ये बोल रहे हैं कि थर्ड लॉ में ये इन्होंने कहा कि जो स्क्वायर है इनका, जो टाइम है, मान लेते हैं टाइम जो लग रहा है, मतलब द स्क्वायर ऑफ पीरियड, कौन सा पीरियड, जितने में वो रिवॉल्व कर रहा है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, क्या है, ऑफ एनी प्लैनेट, कोई भी एनी प्लैनेट, उसका क्या है आपका जो क्या उसको कह सकते हैं, जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है सन के अराउंड जो ये मूव कर रहा है ना, एनी प्लैनेट अराउंड सन, अराउंड आपका क्या है, सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the cube of उसका क्या कर सकते हैं, सेमी मेजर एक्सिस का, ठीक है, किसका,
सेमी मेजर मतलब क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं आर से, तो वही आपके बुक में दिया हुआ रहता है वो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहीं से जो आपका फॉर्मूला आता है कि T1 बटा T2 का होल स्क्वायर और ये इक्वल टू हो जाएगा R1 बटा R2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब के। ये केपलर्स का आपका क्या है थर्ड ये लॉ है। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है। और यहीं से फिर वो मास और वेट के बारे में आपके केपलर साहब बतला है जो कि हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। मीटर में प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है ना मीटर में, ऐसे किलोमीटर में देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पे कोई डाउट तो कर नहीं सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन है तो आपका पूछ रहा है क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। तो हमारा तो यहाँ से आया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू के हो जाएगा और यही डिस्टेंस आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग T1 बटा अगर T2 करें तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बटा R2 का क्या है होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारा T1 बटा आपसे T2 पूछा है तो इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका रूट मतलब आप इसको R1 बटा R का आप 3/2 बोल सकते हैं। 3/2 कैसे बोल सकते हैं, तो जो रूट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इस इधर से करेंगे तो इधर रूट आएगा, अब रूट आएगा तो ये स्क्वायर में है और ये रूट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस तरह समझिए 3 × 1/2, तो वही चीज़ है। तो ये 1 बटा और यहाँ T2 इक्वल टू, अब R1 दिया हुआ है 10 के पावर 12 और R2 दिया हुआ है 10 के पावर 11 का क्या हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत? तब यहाँ पे जो T1 बटा T2 है वो आपका क्या है 10 का पावर 12 इंटू अलग अलग कर दीजिए इतना बाई 2 अपॉन 10 के पावर 11 इंटू 3/2। तो ये आपका आ जाएगा, ये कट गया 6 बार में 18 मतलब 10 के पावर 18 अपॉन ये आ जाएगा 10 के पावर कितना आएगा, अब कटेगा तो है नहीं तो ये 13, अगर काटने वाला मान लेते हैं यहाँ पे आप इक्वेशन को अगर आप 10 कर दें, क्या कर दें 10 कर दें तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझने के लिए ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ से आप 5 बार में काट दीजिए, क्या कर दीजिए 5 बार में, तो ये 15 मतलब आपका जो T1 बटा जो T2 है वो इतना। ऐसे चेंज मत कीजिएगा अपने से, हम बस ये समझाने के लिए चेंज किया, ऐसा नहीं कि आप भी चेंज कर दीजिएगा, जो आसान वाला रहेगा ना वो कर दीजिएगा। नहीं तो 11 पे ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ 11 तो 11 पे बनाएंगे हम समझाने के लिए कि आपका जो वैल्यू है वो कितना आएगा, यहाँ पे क्या कर दिया 10 ले लिया है। कोई दिक्कत? हाँ, ये नहीं कि तूफानी कर देना है कि क्वेश्चन जो है ना अपने हिसाब से डिजिट चेंज कर देना है। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन, आप इस ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। केपलर्स लॉ पढ़िए, ज़्यादा इसमें से वेरिएशन रहता नहीं, सिंपली इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आप इसका करें, समझें, कुछ अगर डाउट हो पूछिए, और भी क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।